Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Medical Tricks. Friends, today we are discussing about an important topic of forensic medicine and toxicology that is legal procedure. ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपने सुनना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली शॉर्ट मार्क्स में आपके आते हैं। साथ में ये और लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल पॉपुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कानून है, कानून के अंदर क्या क्या कोड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं, क्या दंड संहिता है, क्या दंड प्रक्रिया है, ये सब जो है मैंने इसे समराइज़ किया है, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 प्रोविजंस आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईए। ठीक, आईपीसी इज कॉल्ड इंडियन पिनल कोड। 1860 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सीआरपीसी इज कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एंड आईए इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आईपीसी इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंट्रोड्यूस हुआ 1973 में और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब समझिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर आप लगातार इस वीडियो पर ध्यान देंगे तो आप सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब कोड फॉर पनिशमेंट। ठीक है, तो आईपीसी के जिसको हम बोलते हैं धारा या दफ़ा, ठीक है, तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है वेरियस ऑफेंसेस को कि ऑफेंसेस की क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी और कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो ये आईपीसी डिफाइन करता है। और सीआरपीसी क्या डिफाइन करता है, यही नाम से क्लियर है, प्रोसीजर। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या आप कह सकते हैं मैकेनिज्म की जगह आप इसको कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट। ठीक है, अब शॉर्ट में आपसे समझ लीजिए, आईपीसी डिफाइन करेगा कि लूट हुई या डकैती हुई, किसको हम लूट कहेंगे, किसको हम डकैती कहेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेगा आईपीसी, और उसमें कितनी सज़ा मिलेगी, 5 ईयर्स की होगी या 7 ईयर्स की होगी, तो ये सब डिफाइन करेगा आईपीसी। ठीक है, अब लूट और डकैती से, लूट है और डकैती है, ठीक है, तो अगर 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा की जाए तो वो डकैती है। ठीक है, उससे कम लोग अगर ये कर रहे हैं तो वो लूट है। ठीक है, 2-3 कुछ भी लोग कर रहे हैं, तो ये सब डिफाइन किसमें किया गया, आईपीसी के अंदर डिस्क्राइब किया गया। कितना पनिशमेंट मिलेगा वो भी डिस्क्राइब किया गया आईपीसी के अंदर। और सीआरपीसी क्या बताता है, ये प्रोसीजर। ठीक है, यानी कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा, बेल कब से मिलेगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का समय कितना होगा। ठीक है, तो ये सब जो बताएगा वो प्रोसीजर हैं, ये सब प्रोसीजर हैं, तो ये प्रोसीजर कौन बताएगा, सीआरपीसी बताएगा। ठीक, ये कब बना, 1973 में। और इंडियन एविडेंस एक्ट ये क्या बताता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना। ये संबंध रखता है उन साक्ष्यों से जिस पर कोर्ट अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट रिलेट्स टू एविडेंस ऑन विच कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन। तो एविडेंस ही नाम से क्लियर है, एविडेंस एक्ट है, तो एविडेंस की देखभाल करना, उसको संभाल के रखना, ठीक है, जिससे कोर्ट अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो उसको जो उस प्रोसेस को जो उन एविडेंसेस की जो सेफ्टी देगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट देगा। ठीक है, तो 3 हो गए, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी ने क्लियर कर दिया कि डिफाइन करेगा ऑफेंस को और क्या उसके लिए सजा होगी वो बताएगा। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो वो पूरे प्रोसीजर को बताएगा कि कब गिरफ्तारी होगी, कब नहीं होगी, कौन सा बेलेबल होगा, कौन सा नहीं, नॉन बेलेबल होगा, और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, कब बेल मिलेगी। ठीक है, तो ये सब जो डिस्क्राइब करेगा प्रोसीजर जो है वो सारा प्रोजेक्ट सीआरपीसी करेगा। और एविडेंस एक्ट एविडेंस की देखभाल के लिए बनाया गया वह एक्ट है जिससे कोर्ट अपने फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सके। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये जो तीनों प्रोसीजर्स हैं, इंडियन प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1 जुलाई 2024 से
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों को चेंज कर दिया, ठीक है, इन तीनों का नाम भी चेंज कर दिया। आईपीसी को कह दिया भारतीय नागरिक न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी को बोल दिया बीएनएसएस, दैट इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आईईए को बोल दिया बीएसए, दैट इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी हो गए, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। तो टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात करें तो पहला आता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, दैट इज कॉल्ड संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। तो किसको हम संज्ञेय अपराध कहेंगे? नाम से क्लियर है, जो संज्ञेय हो, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, आपको याद रखना विदाउट वारंट के, वारंट कहाँ से लेना पड़ता है? मजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो बिना वारंट के अगर आप किसी केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजिबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध, ठीक है। ये कौन कौन से केस हो सकते हैं? यानी आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत गंभीर आपराधिक कृत्य हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, डाउरी डेथ हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ठीक है। तो ये सारे संज्ञेय अपराध हैं। तो रेप हो गया यानी 375 आईपीसी, मर्डर हो गया 302 आईपीसी, डाउरी डेथ हो गया 304 बीआईपीसी, क्योंकि 304 ए जो आता है वो मेडिको नेग्लिजेंस है और 304 बी जो है वो डाउरी डेथ है, और अटेम्प्ट टू मर्डर दैट इज 307 आईपीसी, ठीक है। तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं जिसको हम कह रहे हैं, हम इसको समझ पा रहे हैं वैसे कि गंभीर आपराधिक कृत्य हैं, तो ये ऑल आर कंसिडर्ड अंडर कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो इसमें बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तारी हो सकती है, मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत नहीं है, इसलिए संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस हैं, ठीक है। तो इसको डील कौन करता है? तो इसको डील करता है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। और इसमें पनिशमेंट कितना है? ग्रेटर देन 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान और रखने हैं, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है कि विदाउट वारंट इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। कौन कौन से केसेस मैंने बता दिया जो गंभीर आपराधिक कृत्य हैं, कौन डील करता है? सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी करता है, और ग्रेटर देन 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इसमें सजा है। क्लियर है? तो मैंने अभी दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि मैंने भी आपको आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर को डील करता है। भाई एविडेंस तो दोनों में हो सकते हैं, सिविल में भी हो सकते हैं, क्रिमिनल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों को डील करता है इंडियन एविडेंस एक्ट, वाइल आईपीसी और सीआरपीसी आपराधिक के लिए हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए आईपीसी और सीआरपीसी है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों के लिए आईईए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस हमने समझ लिया। अब चलते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की तरफ, ठीक है। तो कॉग्निजिबल मैंने बता दिया कि बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की, वारंट इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन से केस हैं जो आपराधिक कृत्य हैं गंभीर, वो जो हैं कॉग्निजिबल ऑफेंसेज हैं। सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी को डील करता है, और ग्रेटर देन 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इसमें सजा है, ठीक है। अब आता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है, असंज्ञेय अपराध, यानी ये इतने गंभीर या गंभीर अपराध नहीं है या गंभीर कृत्य नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है। इसमें क्या है? कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में आप बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अपराध ऐसे नहीं है कि बहुत भयानक अपराध हों कि जो आपका अपराधी है वो भाग जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। जहाँ अपराधी के भागने की संभावना है या जो गंभीर कृत्य हैं वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आ गए, ठीक है, वहाँ आपको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की आज़ादी है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, वहाँ पर आपको वारंट लेना होगा, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन डील करता है? 2L सीआरपीसी इसको डील करती है। और इसमें इम्प्रिजनमेंट कितना है या पनिशमेंट कितना है? लेस देन 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाले में ग्रेटर देन 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नीचे वाले में लेस देन 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कॉग्निजिबल में 2C सीआरपीसी, नीचे 2L सीआरपीसी, ठीक है। ऊपर आप वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, नीचे आप वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं? जैसे मिसकैरिएज, ठीक है, मिसकैरिएज इज 312 ऑफ सीआरपीसी, सॉरी आईपीसी, 312 ऑफ आईपीसी, ठीक है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट दैट इज 323 आईपीसी, और फ्रोजरी, ठीक है। तो ऐसे केस हैं जो संज्ञेय अपराध नहीं हैं, जो असंज्ञेय हैं,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल में इतना अंतर आपने समझ लिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऊपर रेप का केस हो, मर्डर का केस हो, डाउरी डेथ का केस हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, ये सारे केसेस कैसे हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस हैं। और नीचे वाले कैसे हैं, मिसकैरिएज, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और फॉर्जरी, ये कैसे ऐसे हैं कि जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज हैं, ठीक है। तो रेप का मैंने आपको क्लियर कर दिया, 375 रेप के अंदर होगा कंसिडर आईपीसी में। मर्डर है 302 आईपीसी, डाउरी डेथ है 304 बी, ठीक है, और अटेम्प्ट टू मर्डर है 307 आईपीसी, क्लियर। और नीचे नॉन कॉग्निजिबल में मिसकैरिएज 312 आईपीसी, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 323 आईपीसी और फ्रॉजरी 420 आईपीसी, ठीक है। क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, आईपीसी इसलिए आया क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, साथ में कितना पनिशमेंट होगा ये बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, अगर आता है वॉलंटरी, अगर आप हर्ट कर रहे हैं किसी को, वॉलंटरी हर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ 323 आईपीसी, ठीक। अगर ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, आपने उसको ऐसा कुछ कह दिया जिससे उससे ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो दैट इज कंसिडर अंदर 325 आईपीसी, ठीक। और अगर आपने उसे हर्ट किया डेंजरस वेपन से, डेंजरस वेपन से, तो दैट विल कंसिडर अंडर 326 आईपीसी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इससे 324 यहाँ से गायब कर दो, बाकी 323, 325, 326। तो 323 वॉलंटरी हर्ट कर रहे हैं, 325 आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, और 326 आपको वेपन से हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉलंटरी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट इट विल कंसिडर अंडर नॉन कॉग्निजिबल। और अगर वेपन से कर रहे हैं तो दैट इज आप उसको जानबूझ के मारना चाह रहे हैं, मतलब आप अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉग्निजिबल में, कॉग्निजिबल ऑफेंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा सी टाइप आ गया बेलेबल ऑफेंस, नाम से क्लियर है, जिसमें आपको बेल ग्रांट हो सकती है, दैट इज बेलेबल ऑफेंस। ये कौन कौन से हो सकते हैं, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, ठीक है, 304 ए, और ग्रीवियस हर्ट 323 आईपीसी, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, एंड 325 आईपीसी, 323 मैंने आपको बता दिया वॉलंटरी हर्ट, और 325 हो गया ग्रीवियस हर्ट। ये दोनों कंसिडर है बेलेबल ऑफेंस के अंदर, दोनों में बेल मिल सकती है। तो बेल कैन बी ग्रांटेड हो गया। और कौन कौन से हैं, जैसे नेग्लिजेंस है, इसमें आपको बेल ग्रांट हो सकती है। ग्रीवियस हर्ट आपने किया, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट और वॉलंटरी हर्ट, तो वॉलंटरी हर्ट है तो 323 है, और ग्रीवियस हर्ट है तो 325 आईपीसी है, ठीक। फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो नॉन बेलेबल में क्या है, जिसमें आपको बेल ग्रांट नहीं हो सकती है। कौन से केस हैं, डाउरी डेथ दैट इज 304 बी आईपीसी, ठीक है, मर्डर है 302 आईपीसी, ठीक है। यहाँ पर आपको बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि आप वैसी आपराधिक कृत्य और गंभीर आपराधिक कृत्य है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज में, क्लियर हुआ। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया संज्ञेय अपराध, ठीक है, जहाँ पर आपको वारंट की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजिबल में आपको वारंट की जरूरत है। यहाँ मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 3 ईयर था, नीचे लेस देन 3 ईयर था, अपोजिट था। ऊपर 2C सीआरपीसी कॉग्निजिबल को कर रहा है, 12 सीआरपीसी नॉन कॉग्निजिबल को कर रहा है। बाकी कौन कौन से अपराध है मैं आपको बता चुका हूँ। बेलेबल ऑफेंस क्या है, जिसमें बिल ग्रांटेड हो सकती है, नॉन बेलेबल में बिल ग्रांट नहीं हो सकती। तो नॉन बेलेबल यानी ऐसे अपराध होंगे जो कॉग्निजिबल होंगे, ठीक है, इसमें जो संज्ञेय अपराध होंगे, गंभीर अपराध होंगे। और बेलेबल में कौन से होंगे, जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमने टाइप ऑफ ऑफेंसेस क्लियर किया फ्रेंड्स देखिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लगातार इस वीडियो को देखेंगे तो आप सब कुछ ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कम समय में पूरा समराइज़ कर दूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमने बात की थी वारंट्स के बारे में कि कहाँ हम वारंट इशू करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। तो वारंट की जरूरत कहाँ नहीं थी, कॉग्निजिबल में। वारंट की जरूरत कहाँ है, नॉन कॉग्निजिबल में, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ केसेस में, टाइप्स ऑफ केसेस। तो दो हमें याद रखना है, वारंट और समन्स, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं अगर किसको बुलाना है, तो वारंट या तो वारंट लेके जाते हैं या हम उसको समन या इसको बुलावा करते हैं। तो वारंट कहाँ से इशू होता है, मजिस्ट्रेट की तरफ से इशू होता है, मजिस्ट्रेट की तरफ से, ठीक है। तो वारंट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जिसमें पनिशमेंट या तो डेथ हो या आजीवन कारावास हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन 2 ईयर्स। तो अगर ऐसे कोई भी अपराध है, ठीक है, तो वहाँ आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। और वारंट कौन इशू करेगा, मजिस्ट्रेट इशू करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब गंभीर कृत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो और गंभीर कृत्य होंगे तो ये सारे कॉग्निजिबल होंगे, और कॉग्निजिबल होंगे तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, और साथ में आपको वारंट इशू करना पड़ेगा। तो वारंट कौन इशू करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। कौन कौन से केसेस होंगे, डेथ का केस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और या इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन 2 ईयर्स हो, तो तब भी आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से केसेस हैं, मर्डर हो गया 302, डाउरी डेथ हो गया 304 बी, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया 307 आईपीसी, ठीक है। तो ये हो गए, इसके लिए आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। समन मतलब बुलावा, इसमें आपको पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्ट बुला सकता है, ठीक है। तो समन्स केसेस अदर देन वारंट केसेस, यानी वारंट केसेस के अलावा जो और सब केसेस हैं, ठीक है, वो समन्स के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 आईपीसी,
ठीक, एंड वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, तो यानी 323 IPC। ठीक है, बता दें तो मैंने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है तो 323 IPC है, अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 325 IPC है, और अगर किसी वीपन से हर्ट है तो दैट इज़ 326 IPC है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो वारंट की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जहाँ पर या तो डेथ सजा है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या ग्रेटर देन 2 ईयर्स की सजा है, तो वहाँ पर वारंट की जरूरत पड़ रही है। और समन्स की जरूरत कहाँ है? समन्स की जरूरत इसके अदर जो भी केसेस हैं सब में समन्स की जरूरत पड़ती है, यानी जो लेस देन 2 ईयर्स हो, जिसमें डेथ ना हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा ना हो, तो वो सब समन्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ केसेस भी क्लियर हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्वेस्ट। ठीक है, तो हमने IPC, CRPC, IAA के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, जैसे इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट क्या होता है? तो इंक्वेस्ट का मतलब होता है इंक्वायरी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में इंक्वेस्ट। ठीक है, इंक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है तो किसकी होगी? डेथ की होगी। ठीक है, तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ, ये जानने के लिए कि क्या कॉज था मृत्यु का और कब होगी। अब हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं तो नेचुरल डेथ में तो करेंगे नहीं, अगर कोई आदमी प्राकृतिक रूप से मरा है तो नहीं होगा, तो किस में करते हैं? हमेशा अननेचुरल डेथ के केसेस में। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इंक्वेस्ट इज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, और डन इन द अननेचुरल डेथ केसेस, यानी यूडी केसेस को हम बोलते हैं यूडी केसेस। ठीक है, यूडी केसेस यानी जहाँ पर नेचुरल डेथ ना हुई हो, किसी आपराधिक कृत्य की वजह से डेथ हुई हो, तो वहाँ पर कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए जो हम इंक्वायरी करते हैं उसको हम इंक्वेस्ट कहते हैं। ये कितने टाइप्स की होती है? नंबर 1 पुलिस इंक्वेस्ट, नंबर 2 मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, नंबर 3 कॉर्नर्स इंक्वेस्ट, नंबर 4 मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, और नंबर 5 प्रोक्यूरेटर फिस्कल। ठीक है, प्रोक्यूरेटर फिस्कल। ठीक है, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कॉर्नर्स, मेडिकल और प्रोक्यूरेटर फिस्कल। तो इंडिया में मेनली 2 ही इंक्वेस्ट होती हैं, दैट इज पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया में 2 ही तरीके की इंक्वायरी होती हैं, एक पुलिस इंक्वायरी और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि बेस्ट इंक्वेस्ट सिस्टम क्या है, तो वह मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है इंक्वायरी का। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें जो मेडिकल सर्जन होते, जो मेडिकल फील्ड से के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्टीज जिनको होती है, वो लोग या सर्जन्स जो होते हैं, फॉरेंसिक सर्जन्स, वो जाते हैं क्राइम सीन पर और वहाँ से कलेक्ट और गैदर करते हैं एविडेंसेस को। ठीक है, तो वहाँ से एविडेंस मिलने की संभावना और ज़्यादा रहती है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है कि पुलिस मॉर्चरी तक बॉडी लेके आती है और मॉर्चरी के अंदर तब जो है फॉरेंसिक सर्जन से हैं या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो फाइंडिंग्स लेते हैं बॉडी की। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है, क्राइम सीन पर ही मेडिकली जो है चीज़ों को जांच लिया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, पर ये इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो है बेस्ट, तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ही होती है। ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट होती है। आप देखते हैं मैक्सिमम केसेस में पुलिस ही जांच करती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसको कौन डील करता है? 174 CRPC इसको डील करता है। ठीक है, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसको कौन डील करेगा? CRPC डील करेगा। ठीक है, तो 174 CRPC इसको डील करता है। इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक, कोई क्राइम अगर हुआ तो क्राइम में क्या होगा, 174 CRPC के तहत उसकी जांच पुलिस करेगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, सभी लगभग सभी केसेस में होता है। ठीक, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनता है और वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर हेड कांस्टेबल। सीनियर हेड कांस्टेबल से नीचे के रैंक का वो आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर हेड कांस्टेबल के रैंक का बनेगा या उससे ऊपर के रैंक का बनेगा। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है, जैसे ही पता लगा कि क्राइम हुआ तो IO अपॉइंट हुआ, IO उस जगह पर जाता है और साथ में जो लोकेलिटीज़ के 2 विटनेसेस हैं, 2 या 3 विटनेसेस हैं, उनको अपने साथ लेके जाता है। तो उनकी प्रेजेंस में जो रिपोर्ट तैयार करता है उसको बोलते हैं पंचनामा। पंचनामा। ठीक है, तो वो पंचनामा तैयार करता है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है, समन कर सकता है। आगे मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स थे, वारंट और समन। तो समन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को भी कर सकता है। ठीक है, कैन समन एनी पीपल।
तो वो जिस सेक्शन जो सेक्शन इसको डिस्क्राइब करता है वो है 175 सीआरपीसी। तो 174 में पुलिस इंक्वेस्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर किसी को विटनेस के लिए बुला रहा है कि बताइए कैसे क्राइम हुआ, कब हुआ, क्या आपने देखा, तो ये समन कर रहा है तो वो 175 सीआरपीसी के अंदर करेगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन नहीं आता है, रिफ्यूज़ल उसके आंसर का, उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो अंडर 179 सीआरपीसी डिफाइन की गई है, ठीक है। वो 179 सीआरपीसी के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो या मोस्ट कॉमन जो इंक्वेस्ट है वो कौन सी पुलिस इंक्वेस्ट है, 174 सीआरपीसी इसको डील करता है, ठीक है। इसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैनात किया जाता है, वो क्राइम सीन पर जाता है, वहाँ के जो विटनेस, लोकलाइज विटनेस हैं उनसे गैदर करता है इन्फॉर्मेशंस को, और फिर जो है किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, बुला सकता है, ये जानने के लिए कि क्राइम कैसे हुआ, कब हुआ, किस स्थिति में हुआ, ये सब जानने के लिए बुला सकता है। तो उसको जो डील करता है, यानी समन करना, बुलाने को 175 सीआरपीसी में डील करते हैं। और अगर उसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर ना दे कोई व्यक्ति, या रिफ्यूज़ कर दे या ना आए, तो उसको जो पनिशेबल होता है वो अंडर 179 सीआरपीसी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और जो पुलिस कांस्टेबल होगा वो सीनियर पुलिस कांस्टेबल ही इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 आता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब होती है? हमने बताया कि मोस्ट कॉमनली पुलिस इंक्वेस्ट होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब होती है और कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का मतलब होता है डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाय स्टेट, ठीक है। ये अगर डीएम या एसडीएम इन्वॉल्व हो किसी जांच में, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट अपॉइंट कर रही है, लाइक तहसीलदार, ठीक है, तो ये आती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर। और ये इंक्वेस्ट कब होती है? जब पुलिस का रोल सबके घेरे में रहता है कि ये पुलिस ने सही जांच की या नहीं की, या इस केस में पुलिस ने कोई किसी एविडेंस को हैम्पर तो नहीं किया, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। और ये 176 सीआरपीसी डील करता है। क्लियर हो गया। 174 पुलिस इंक्वेस्ट था, 175 में समन बुलाया, 176 मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, 179 सीआरपीसी में जो है आपको पनिशेबल है पुलिस इंक्वेस्ट में नहीं आंसर देने पे, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे करके आपको याद रखना है, लाइन से याद रखना है। 174 पुलिस इंक्वेस्ट है, ठीक है। 176 जो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, बीच में 175 बचा, उसमें समन कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को। और 179 सीआरपीसी में पनिशेबल है अगर पुलिस इंक्वेस्ट में कोई व्यक्ति जवाब नहीं देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा पुलिस इंक्वेस्ट से ऊपर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट डोमेन करेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ठीक है, वो तो मैंने बताया कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में जांच मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो 2 मजिस्ट्रेट यानी है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2 मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कौन सा मजिस्ट्रेट किस केस की जांच करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, ABCDEF, ठीक है। A फॉर एसाइलम, ठीक है, B फॉर हॉस्टल्स, ठीक है, ये यंगर यूथ्स के लिए हॉस्टल्स होते हैं, उनको सुधार गृह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स। C फॉर कस्टोडियल डेथ, D फॉर डाउरी डेथ, E फॉर एक्सह्यूमेशन, बॉडी को गाड़ देना, ठीक है, जमीन में बरी कर देना, ठीक है। F फॉर फायरिंग बाय पुलिस, ठीक है। तो आपको ये ABCDEF याद रखना है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के लिए। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब इंक्वेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, जहाँ पर पुलिस का रोल सबके घेरे में होगा, ठीक है। और वो कौन कौन से कस्टोडियल डेथ हो गई, ठीक है, असाइलम में कोई डेथ हो गई, ठीक है, पुलिस की फायरिंग से कोई डेथ हो गई, हॉस्टल्स में कोई डेथ हो गई, सुधार गृह में कोई डेथ हो गई, तो वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करेगा, ठीक है। जैसे पुलिस फायरिंग में डेथ हो गई या इनकाउंटर से हो गए, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कोई डेथ हो गई, ठीक है, इंटरोगेशन के दौरान कोई डेथ हो गई, तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करेगा, वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करेगा, ठीक है, न्यायिक अधिकारी जांच करेगा। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आएंगे? डाउरी डेथ और एक्सह्यूमेशन। तो यहाँ पर DM SDM लेवल का आदमी जांच करेगा। यानी इन केसेस में जो जांच दी जाएगी वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, पुलिस को नहीं दी जाएगी, जबकि मोस्ट कॉमन जांच होती है पुलिस के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी DM SDM तहसीलदार ये जो करेंगे वो डाउरी डेथ के केसेस में और एक्सह्यूमेशन के केसेस में करेंगे। और जब पुलिस का रोल सबके घेरे में होगा तो वो सारी जाँचें जुडिशरी के द्वारा होगी, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होगी। क्लियर हो गया। तो ये 2 इंक्वेस्ट जो है इंडिया में होती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, ठीक है। कोरोनर इंक्वेस्ट इंडिया में पहले होता था कोलकाता मुंबई में, 1902 में
ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था, उसके बाद इसको इंड कर दिया गया 26 जुलाई 1999 में। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि 1902 में अस्तित्व में आया, 1999 में से एंड कर दिया गया। कहाँ होता था? कोलकाता और मुंबई की सिटीज़ में होता था। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो बाकी प्रोक्यूरेटर फिजिकल, ये स्कॉटलैंड में जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो जांच करता है केस की। ठीक है, तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। यानी ये स्कॉटलैंड में होता है। मेडिकल एग्जाम सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। कोरोनर जो है कोलकाता मुंबई में होता था, 1999 में खत्म हो गया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। पुलिस इंक्वेस्ट सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पुलिस का रोल सबके घेरे में होता है वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्वेस्ट कंप्लीट हुआ। अब आता है कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो इंडिया में जो हायरकी है कोर्ट सिस्टम का, सबसे पहले ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट है, और देन डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, और फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, आपको जो जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की। ठीक है, और स्टेट लेवल की हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अपील सुनती हैं, तो दोनों अपीलेट कोर्ट हैं। कैसी कोर्ट हैं? अपीलेट कोर्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि सुप्रीम कोर्ट सारी अपील्स को सुनता है, चाहे वो हाई कोर्ट के अपील्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील्स हों, जबकि हाई कोर्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अपील हैं उनको सुनता है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अपीलेट कोर्ट हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट। और जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। दोनों कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। कौन से? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये क्या करती हैं? ट्रायल करती हैं, तो ये ट्रायल कोर्ट कहलाती हैं। यहाँ ट्रायल होता है केस का। ठीक है, जबकि ऊपर ट्रायल नहीं होता, ऊपर सीधा अपील होती है। तो ऊपर की दोनों कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, दोनों अपीलेट कोर्ट हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और अपीलेट कोर्ट हैं। जबकि नीचे की दोनों कोर्ट यहाँ सेशन कोर्ट हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। इसको हम ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये आपने ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुपरविजन करती है सारी कोर्ट्स का, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। जबकि हाई कोर्ट क्या करती है? वो सुपरविजन करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, अपने निचली अदालतों का सुपरविजन करती है। क्लियर हो गया? ध्यान रख लिया। फिर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस और कोई भी फाइन, कितना भी फाइन पास कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसे ही हाई कोर्ट्स के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी सेंटेंस दे सकती है, कितना भी पनिशमेंट दे सकती है, कितनी भी जेल दे सकती है और कितना भी फाइन लगा सकती है। तो ये दोनों अपीलेट, क्योंकि दोनों अपीलेट कोर्ट हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें इसको सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सिविल केसेस को डील करती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर ये क्रिमिनल केसेस को डील करती है तो सेशन कोर्ट कहलाती है। क्लियर? ये जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सिचुएटेड होती है। जिले का जो मेन मुख्यालय होता है, ठीक है, जो जिला होता है, जिला मुख्यालय होता है, वहाँ पर ये कोर्ट सिचुएटेड होती है। ठीक है, और ये भी कोई सेंटेंस पास कर सकती है, किसी भी कहीं भी कितना भी सेंटेंस पास कर सकती है, पर उसको चेक करेगा हाई कोर्ट। कौन चेक करता है? चेक्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा चेक हो सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितना भी सेंटेंस पास कर सकती है, पर वो हाई कोर्ट के द्वारा चेक होगा। तो सेशन जज जो होते हैं, एक तो सेशन कोर्ट का सेशन जज हो गया, फिर हम बोलते हैं एडिशनल सेशनल जज, एडिशनल सेशन जज भी इसके अंदर ही आता है, और असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, तो एडिशनल सेशन जज और सेशन जज इन दोनों के पास किसी भी सेंटेंस को पास करने की पावर है, लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 साल तक का ही इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेशन जज है तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये कितना भी फाइन लगा सकता है और कितना भी पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कितना भी पनिशमेंट दे सकती है, कितना भी फाइन लगा सकती हैं, ऐसे ही सेशन जज भी कर सकता है। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो सबसे नीचे लेवल पर है। ठीक है, तो ऐसी असिस्टेंट जो सेशन जज है वो 10 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकता है और फाइन अनलिमिटेड लगा सकता है, फाइन अनलिमिटेड। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट आती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसमें सीजेएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि सीजेएम जो है वो 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, फर्स्ट क्लास जो है वो 3 ईयर्स और सेकंड क्लास 1 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। ठीक है, और ये अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है सीजेएम। लेकिन जो नीचे के दोनों हैं ये 10,000 और 5,000 तक का ही फाइन लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में अनलिमिटेड है दोनों चीज़ें, हाई कोर्ट में भी फाइन भी अनलिमिटेड है, वर्डिक्ट भी अनलिमिटेड है, पनिशमेंट भी। डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज के द्वारा और एडिशनल सेशन जज दोनों के द्वारा अनलिमिटेड है, लेकिन असिस्टेंट वाला जो है उसमें फाइन अनलिमिटेड है, पर जो कारावास है वो 10 साल तक का है। ठीक है, उतना ही दे सकता है पनिशमेंट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीजेएम जो है वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, लेकिन कारावास 7। तो आपको याद रखना 10, 7, फिर 3 और फिर 1।
और नीचे साथ में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सबसे जूनियर मजिस्ट्रेट हैं, ये 10,000 और 5,000 तक का ही फाइन लगा सकते हैं। क्लियर, दैट इज़ कोड्स ऑफ लॉ। ऊपर की दोनों कोड अपीलेट कोड हो गई और नीचे की ट्रायल कोड हो गई। क्लियर, तो ये हमने इंडियन कोड्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ एडिशनल स्पेशल कोड्स बनाई गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट और लगे। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट इंट्रोड्यूस हुई 2000 में एक्ट पास करके। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट बना 2000 में, तब से जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट बनी। ये किन के लिए बनी? एनीवन हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई ऐसा आदमी जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उसको जुवेनाइल कहा गया। ठीक है, और उन लोगों को जो ट्रीट करती है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट करती है या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। उस बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं? जज होता है जो फर्स्ट क्लास जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्लास नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास या उससे ऊपर सीजीएम हो सकता है, फर्स्ट क्लास हो सकता है, सीजीएम हो सकता है, उससे ऊपर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए या उससे हायर रैंक का होना चाहिए। और 2 सोशल वर्कर होने चाहिए, जिसमें एटलीस्ट एक फीमेल होना जरूरी है। ठीक है, एक फीमेल होना जरूरी है, इसमें एटलीस्ट 1 वुमन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मेल भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यह है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो 2000 में अस्तित्व में आया। ठीक है, एक पॉक्सो कोर्ट है जो 2012 में बनी। ठीक है, पॉक्सो मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो ये एक्ट लाया गया 2012 में, तब इस कोड का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी को हम फ्रेंडली कोड बोलते हैं, फ्रेंडली कोड बोलते हैं या चाइल्ड कोड बोलते हैं, चाइल्ड कोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्यूज्ड जो होता है, अपराधी जो होता है, उसको तो पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन जो चाइल्ड है वो डायरेक्ट अपराधी के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें नहीं होता। ठीक है, यानी अपराधी अगर खड़ा है कोर्ट में तो उसके सामने वो चाइल्ड खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, उसको सेपरेट एग्जामिन किया जाता है और आरोपी को सेपरेट एग्जामिन किया जाता है इस कोर्ट में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पॉक्सो जो बनी वो 2012 के एक्ट से अस्तित्व में आई, उसको फ्रेंडली कोड, चाइल्ड कोड भी बोलते हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जस्टिस जुवेनाइल कोड मैंने बता दिया आपको 2000 में बनी। ठीक है, इसमें बोर्ड होता है, बोर्ड में एक कम से कम फर्स्ट लेवल जो मजिस्ट्रेट है उससे ऊपर का होना चाहिए और 2 जो सोशल वर्कर्स हैं उसमें एटलीस्ट एक वुमन होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल इसका कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ तक के जो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको हम जुवेनाइल के अंदर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज फॉरेंसिक मेडिसिन का बेसिक्स जो है, कौन सी कोड्स हैं, ठीक है, कौन IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, वारंट समन्स क्या हैं, ठीक है, तो ये सब मैंने आपको शॉर्ट में आज बता दिया। बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ।